आ जाते हैं हम अपने पहले पास्ट पेपर पे। पहला पास्ट पेपर क्या है? द पोल्स ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट मेजर 5 सेंटीमीटर बाय 2.4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर बाय 2.4 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर 5.1। The uniform magnetic flux density between the poles of the magnet is 89 millitesla। ये क्या दिया हुआ है आपको? ये आपको दिया हुआ है B, magnetic flux density। Outside the region of the poles the magnetic flux density is 0, यानी poles के बाहर B जो है वो 0 होता है। A stiff copper wire is connected to a sensitive ammeter of resistance this much। ठीक है। A student moves the wire at a constant speed of 1.8 meter per second between the poles in a direction parallel to the faces of the poles। तो बेसिकली ये वायर जो था वो यहाँ कहीं नीचे हुआ करता था, इसको ये कांस्टेंट वेलोसिटी 1.8 की कांस्टेंट वेलोसिटी से खींचता हुआ ऊपर ले आया। ठीक है जी। सो इसने बेसिकली ये किया है। आपसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक फ्लक्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो जैसे मैं आपको बताया था, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज नहीं लिखते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स ही लिख देते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं ये फाई बोल रहे हैं। अच्छा जी। नाउ यू ऑल रिमेंबर। अच्छा, फाई का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा इस केस में? बी दिया हुआ है और एरिया दिया हुआ है। देयर इज दिस कॉपर वायर, एंगल पता नहीं क्या है क्या नहीं, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगना चाहिए? कशिश कहती है बी ए ही लगाना चाहिए है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था बी इंटू एरिया। ठीक है जी। तो यही लगाएंगे हम। देखो एक टर्न है, एक ही कॉपर वायर है, एक ही लूप बना हुआ है, तो दिस इज नॉट, दिस इज गोइंग टू बी एन इज गोइंग टू बी 1। ठीक है। दूसरी बात ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बनाएंगे हम, तो आपको नजर आ रहा है कि इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री ही बन रहा होगा। ठीक है। सो हम जो है वो फाई इक्वल्स टू बी इंटू एरिया ही लगाएंगे। बी क्या दिया हुआ है हमें? बी दिया हुआ है 89 मिली टेस्ला। 89 इंटू 10⁻³ और एरिया जो था वो आपका था, एरिया आपका ये दिया हुआ 5 सेंटीमीटर 2.4 सेंटीमीटर का फेस है, रेक्टेंगल है, तो आप निकाल सकते हो रेक्टेंगल का एरिया। 5 इंटू 10⁻², और इंटू क्या चीज थी? 2.4 इंटू 10⁻²। ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर दैट वी कैन? 1.068 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या था? टू सिग्निफिकेंट, और ये वाली वैल्यू भी टू सिग्निफिकेंट दी हुई है, तो इसको टू सिग्निफिकेंट लिख देते हैं। 1.1 इंटू 10⁻⁻4। अब आ जाते हैं इसमें। यूज योर आंसर इन ए टू डिटरमिन फॉर द वायर मूविंग बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर। तो ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा है, ईएमएफ विल इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाय डी टी। किसी को अगर डी फाई वगैरह समझ नहीं आता तो ये डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी है। ठीक है। ओके, नाउ वी नीड द टाइम का चेंज एंड वी नीड द फाई का चेंज। अच्छा, ऑब्वियसली जब ये वायर जो था वो मैग्नेटिक पोल्स के बाहर था, तो उन्होंने बोला है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपकी 0 थी, यानी उस वक्त बाहर जो ये होगा उसकी मैग्नेटिक लिंकेज, फ्लक्स लिंकेज भी 0 होगी। तो बेसिकली जो चेंज आया है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में, वो 0 से 1.1 × 10⁻⁻4 आया। ठीक है। सो बेसिकली योर डेल्टा फाई, अगर मैं इधर लिखूं, आपका जो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल होगा अपॉन डेल्टा टी, वो फाई फाइनल क्या है? फाई फाइनल आपका ये चीज आया। और आप कहां से आ रहे थे? आप आ रहे थे थ्रू अ फाई ऑफ 0, तो ये आ गया। अच्छा, अब डेल्टा टी निकालना है। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? डेल्टा टी की वैल्यू नहीं दी हुई आपको, दी हुई है कांस्टेंट स्पीड। यू हैड अ कांस्टेंट स्पीड, और जिस कांस्टेंट स्पीड पे से जा रहे थे यू वर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2.4, राइट? आपकी वेलोसिटी इस तरह से है 1.8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, और जो डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हो वो ये आप 2.4 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस कवर कर रहे थे। यू वर कवरिंग दिस 2.4 सेंटीमीटर वाला डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे? वी कैन वर्क आउट द टाइम यूजिंग वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपके पास जो है वो टाइम निकालने का तरीका हो गया डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस क्या है आपका? डिस्टेंस आपका है 2.4 इंटू पावर माइनस 2, 2.4 इंटू 10⁻⁻², और वेलोसिटी आपकी क्या है? आपकी वेलोसिटी 1.83, तो ये आ गई 1.8। ठीक है जी। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस इन ओवर हियर। ये आपका आ रहा है डेल्टा टी। एक्चुअली ये आपका आ रहा है डेल्टा टी, एंड देन दिस बिकम्स 2.4 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 1.8। ठीक है। सो अगर आप इसका आंसर वर्कआउट कर लो,
ठीक है। इफ यू वर्क आउट द आंसर कम्स आउट टू बी 8 × 10⁻³ ठीक है। सो ये आ रहा है मेरे पास 8, अब 2 सिग्निफिकेंट लिखना है तो 8.0 × 10⁻³ वोल्ट्स ही आ रहा है। अच्छा, नाउ एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी डेरिवेशन याद कर लो कि अगर आपके पास एक लूप ऑफ वायर है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से इट इज मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या, उसको किस तरीके से करेंगे, ठीक है। सो ऐसा करते हैं, हम वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो आपके पास एक लेंथ ऑफ वायर है एंड इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू दिस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मैं कह रहा हूं बी, ठीक है जी। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो बी है। अच्छा, एंड ये जितनी जो लेंथ जो इसमें से जा रही है, जो लेंथ इसमें से जा रही है वो मैं कह रहा हूं वो लेंथ, दिस इज द लेंथ एल ऑफ द थिंग जो मैग्नेटिक फील्ड में से जा रही है, ठीक है जी। सो दिस इज लेंथ एल। अच्छा, नाउ दी डेरिवेशन क्या है? डेरिवेशन ये भाई आपको पता है ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाय डी टी, ठीक है जी। अच्छा जी, नाउ फाई क्या था? फाई वॉज बी इंटू एरिया, राइट? फाई वॉज बी इंटू एरिया, सो आई कैन बेसिकली राइट दिस एज माइनस डी बी इंटू एरिया अपॉन डी टी। ओके, नाउ दी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज अ कांस्टेंट, तो इसको तो जरा मैं जो हूँ बाहर कांस्टेंट कॉमन बाहर निकाल लेता हूं डिफरेंशियल में से, क्योंकि उसका तो कोई रेट चेंज नहीं है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो बेसिकली बी इंटू माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। आचरी, अब ये बात आ गई है। अब जरा ये देखोगे कि एरिया, दिस इज वन, एक वायर है, ठीक है। अच्छा, एरिया कैसे निकाल सकते हो? एरिया निकाल सकते हो थ्रू लेंथ इनटू, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस एक्स, थ्रू लेंथ इनटू डिस्टेंस एक्स, जो भी ये मूव करेगा, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ये बेसिकली ये हो गया b इंटू माइनस डी और x इंटू लेंथ l। अच्छा, ना मजे की बात ये है, लेंथ l भी जो है, जो आपकी इसमें जा रही है, वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। वो तो चेंज नहीं करें, ऐसा तो नहीं है कंडक्टर छोटा हो गया बड़ा हो गया थ्रू दी उसमें। तो व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज आई कैन ऑल्सो पुल दिस आउट ऑफ द डिफरेंशियल। सो बेसिकली हो जाएगा बी एल इंटू माइनस डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब माइनस डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वाज वेलोसिटी। सो बेसिकली आपका ये फॉर्मूला बन जाता है बी एल वी, इग्नोरिंग द साइन ऑफ द डिफरेंशियल, बी एल वी से मैग्नीट्यूड ऑफ आ जाएगा ईएमएफ आपके पास। तो इफ यू नीड द मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो वो निकाला जा सकता है थ्रू बीएलवी। किस चीज के लिए? एक करंट कैरियंग कंडक्टर के लिए जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, एक वायर के लिए जो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से इज मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर वन वायर मूविंग थ्रू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सबको समझ में आई डेरिवेशन? अच्छा, आई होप सबको क्लियर हो गई हो ये बात। यू कैन ऑल्सो नाउ देयरफॉर बी यूजिंग BLV। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इक्वल्स टू BLV, तो यू कुड हैव आल्सो यूज्ड BLV ओवर हियर और उससे भी आंसर आ जाता। पर्सनली इन माय ओपिनियन उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एक एक्स्ट्रा डेरिवेशन याद रखनी है तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। बी डालते इसमें, लेंथ से मल्टीप्लाई करते और V से मल्टीप्लाई करते तो वही आंसर आता, ठीक है। करके दे सकते हो, कर देख सकते हो, वही आंसर आएगा, सही है। बट वो वही की बात है, ठीक है, इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट। एक्चुअली फिर आ जाते हैं हम इस पे, शो दैट द रीडिंग ऑन द एमीटर इज अप्रोक्सीमेटली 70 मिली एम्पेयर। तो अब हमें पता चल गया ईएमएफ, ठीक है जी। अब ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ इसमें, वो करंट इंड्यूस करेगा जो इस एमीटर में से जाएगा। हाउ मेनी मार्क्स डज पार्ट बी हैव? आई डोंट रिमेंबर दिस, ये कट गया है मेरे पास से। आई थिंक इट वाज लाइक 3 मार्क्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 3 मार्क्स थे, 3 होंगे या 2 होंगे, समवेयर अराउंड दैट। अच्छा, ये मैं आपको चल गया है, ऑब्वियसली उसकी वजह से कोई करंट इंड्यूस हो रहा है। वी नो वोल्टेज और करंट का जो लिंक था वो comes through V equals to IR. Now you know the EMF. EMF is 8.0 into 10 power minus 3. 8 into 10 to the power minus 3.
करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस हमें एमीटर की दी हुई थी, दैट वाज 0.12 ohms, तो वो हमने इधर प्लग इन कर दी 0.12। ठीक है, सो ये यहाँ पे आ रही है, यू कैन नाउ वर्क आउट द करंट, और ये करंट वर्कआउट करोगे तो तकरीबन तकरीबन 70 मिली एम्पेयर्स ही आएगा। ठीक है, by reference to Lenz's law, a force acts on the wire to oppose the motion of the wire. The student who moved the wire between the poles of the magnet claims to not have felt this force. Explain quantitatively, यानी एक वैल्यू देके a reason for this claim. उस जाहिरन बात है, जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, अब देखो जब हमने ईएमएफ इंड्यूस कर दिया है तो अभी करंट कैरिंग कंडक्टर बन गया। नाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर मस्ट हैव बीन फीलिंग अ फोर्स इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन बच्चा बोल रहा है कि उसको तो कोई फोर्स फील ही नहीं हुई, उन्होंने तो यूं निकाला, वो ऐसे ही निकल गया, वो तो कोई फील ही नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ? एंड आई नीड टू गिव अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, यानी आई नीड टू गिव अ क्वांटिटी फॉर दिस रीजन। BIL, थैंक यू कशिश। सो F विल इक्वल्स टू BIL। ठीक है जी। अच्छा जी, जब इसमें एक करंट इंड्यूस किया है और वो 70 मिली एम्पियर का करंट है, तो उसको इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वजह से करंट एक अपोजिंग फोर्स लगनी चाहिए थी। जरा देख लेते हैं वो फोर्स कितनी बड़ी थी। अच्छा, नाउ F विल इक्वल्स टू B, क्या था? B जो था दोनों मैग्नेट्स के बीच में, वो 89 मिली टेस्ला था। सो 89 इंटू 10⁻³ करंट जो इंड्यूस हुआ था वो 70 मिली एम्पेयर्स था, सो 70 इंटू 10⁻³। और जो आपकी जो लेंथ है, वो जरा लेंथ आप देख ले, लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर होगी, राइट? बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट जितना वायर था वो 5 सेंटीमीटर का वायर था, तो आपकी लेंथ जो है वो 5 इंटू 10⁻²। कैन एनीवन टेल मी द आंसर टू दिस? क्या आंसर आ रहा है फोर्स का? 3 इंटू 10⁻⁴। थैंक यू, दिस इज वर्किंग आउट टू बी तकरीबन 3 इंटू 10⁻⁴। अब मुझे खुद बताओ, 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन की फोर्स होती भी तो इसको फील थोड़ी होती। 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन की इसकी फोर्स को फील थोड़ी होने वाली थी, क्योंकि इतनी छोटी है। सो अ फोर्स ऑफ 3 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन इज वे टू लेस टू बी फेल्ट, राइट? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि स्टूडेंट ने लेंज़ेस लॉ तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये जो फोर्स इसको जो फील हो रही थी वो थी बहुत कम, उसको फील क्या होती। ठीक है, तो हाथों से मेजर नहीं, किसी सेंसिटिव न्यूट्रल मीटर से करता तो 3⁻⁴ हो भी जाती रजिस्टर। ठीक है, सो दिस इज दिस क्वेश्चन। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? आगे चले। अ सोलेनॉइड इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी एंड अ स्विच। अ हॉल प्रोब इज प्लेस्ड क्लोज टू वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 7.1। ये हॉल प्रोब है, इसको सोलेनॉइड के करीब रख दिया है। द करंट इन द सोलेनॉइड इज स्विच्ड ऑन, द हॉल प्रोब इज एडजस्टेड इन पोजीशन टू गिव द मैक्सिमम रीडिंग, द करंट इज देन स्विच्ड ऑफ। ठीक है, तो करंट स्विच ऑन किया, हॉल प्रोब को इस तरीके से अलाइन कर दिया है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड कि वो क्या कर दे, वो आपको मैक्सिमम हॉल वोल्टेज दे। ठीक है, और फिर उन्होंने बंद कर दिया सोलेनॉइड को। अब वो बोलते हैं द करंट इन द सोलेनॉइड इज नाउ स्विच्ड ऑन अगेन, सेवरल सेकंड्स लेटर इट इज स्विच्ड ऑफ, द हॉल प्रोब इज नॉट मूव्ड। हॉल प्रोब वहीं था, करंट ऑन किया सोलेनॉइड में, फिर बंद कर दिया करंट। On the axis of figure 7.2, sketch a graph to show the variation with time t of the Hall voltage. तो हॉल वोल्टेज की वेरिएशन कैसे बनाऊंगा विद टाइम t? एक आपको दिया हुआ है करंट आपका इस पॉइंट पे स्विच ऑन हुआ था, और एक आपको इधर दिया हुआ है करंट आपको इस पॉइंट पे स्विच ऑफ किया है। तो हॉल वोल्टेज अगर याद करो, हॉल वोल्टेज जो डेवलप होता था, जो हमने पूरा जो चैप्टर पढ़ा था वो, उसमें जो हॉल वोल्टेज पढ़ा था वो पढ़ा था कि जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के अक्यूमुलेट होने की वजह से फिर एक वोल्टेज बनता है, और फिर एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके वो वोल्टेज रुकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स बराबर आती है, कैंसिल आउट करके वो हॉल वोल्टेज होता है। ठीक है, अच्छा, वो कहानी कब होगी? जब आपने करंट स्विच ऑन किया। तो जब तक आपका करंट स्विच ऑफ था, आपका हॉल वोल्टेज भी ऑफ ही होना चाहिए था। योर हॉल वोल्टेज वॉज ऑफ, जीरो था। अच्छा, और हमने क्या बात करी थी? जब आप करंट स्विच ऑन करते हो, यानी जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड में उसको डालते हो, तो हॉल वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट होने में टाइम लगेगा। ठीक है, उस वक्त जो मैं पढ़ा रहा था वो थोड़ा सा एक डिफरेंट था, और शायद किसी के दिमाग में वो बात बैठ गई हो कि आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। हाँ, हॉल वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स वो पता भी नहीं चलेगा, राइट? सो इट्स लाइक टिपिकली टेकिंग नैनो सेकेंड्स या माइक्रो सेकेंड्स या मिली सेकेंड्स में वो इंक्रीज कर जाता है, इट गेट्स टू दैट वैल्यू। ठीक है, वो एक एक सेकंड दो दो सेकंड लेके नहीं लगा रहा होता। सो ये जो हॉल वोल्टेज जो बढ़ेगा वो फौरन से राइज अप कर जाएगा, समथिंग लाइक दिस। आपका हॉल वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा फौरन जैसे ही आपने करंट स्विच ऑन किया।
सिर्फ ये दिखाने के लिए कि थोड़ा सा टाइम डिले है, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होते हैं, तो मैंने इसको हल्का सा आगे दिखाया, ठीक है। वरना हकीकत में अगर मेरा बहुत बड़ा स्केल होता तो ये बेसिकली यूं दिख रहा होता, क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा टाइम होता है। तो लेकिन मुझे जरा एग्जामिनर को समझाना भी है, बात भी जरा अपनी करनी है। कोई अगर ये इसको यूं बना के आ गया, गए मार्क्स, ठीक है। इसको जो है वो आपने करीब में जल्दी से बढ़ता हुआ दिखाना है, थोड़ी सी डीले दिखानी है, बहुत बड़ी डीले नहीं दिखानी है। अच्छा, जब स्विच ऑन हो गया और करंट स्विच्ड ऑन है, तो हॉल प्रोब जो है वो एक वैल्यू रजिस्टर कर रहा होगा। क्यों? बिकॉज जब हमें पता है भाई, जब एक चीज हो गई है, जब अपने हॉल वोल्टेज में पहुंच गया है, ठीक है, और फिर उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स अभी भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें से अभी भी उस तरह से जा रही है, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अब एक पॉइंट पे आके हॉल वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, ठीक है, तो वो ना कम होगा, अब ना कम होगा, कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। तो द हॉल वोल्टेज इज कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट टिल यू स्विच ऑफ द करंट, ठीक है। जब करंट स्विच ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो खत्म, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस खत्म हो गई तो मैग्नेटिक फोर्स भी खत्म। जब मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो गई तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऊपर वाले फेज की तरफ जाना शुरू कर देंगे, राइट। सो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ डिपॉजिट हो गए थे इन अ हॉल प्रोब, इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हुए हैं, इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं ये वाली फेज के बीच में, और ये वाला पॉजिटिव हो गया, वाला नेगेटिव हो गया। जब मैग्नेटिक फोर्स खत्म हो गई है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स से इलेक्ट्रॉन जाके ऊपर जा जाके चिपकना शुरू कर देंगे और न्यूट्रलाइज करते हुए इसको पूरा न्यूट्रल बना देंगे। यानी होगा ये इलेक्ट्रॉन्स जो चार्ज वाली जो कहानी की हो जाएगी खत्म। जैसे जैसे चार्ज खत्म होता जाएगा वैसे वैसे वोल्टेज भी खत्म होता जाएगा आपका। तो आपका जो ये होगा ये फिर से अगेन जल्दी से डिक्रीज करेगा। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स फौरन से जाएंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिनर को हम एग्जैजरेट करके दिखाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दिखाएंगे, बहुत नहीं, थोड़ा सा करके दिखाएंगे। जितना टाइम आपने ये दिखाया अप्रोक्सीमेटली उतना ही टाइम इधर भी दिखाएंगे कि भाई ये इतने टाइम में जीरो चल जाएगा वापस, ये क्या, और ये इधर से यू जीरो हो। आपका हॉल वोल्टेज का ग्राफ जो है वो हमने इस तरीके से बनाया। सही है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। और ये सवाल ये याद रखो थोड़ा सा, ये मॉडल सवाल है, ये मतलब मैं समझो कि 5-6 सालों में ये कोई 3-4 दफा आया हुआ है, 5-6 सालों में ही सिर्फ 3-4-5-6 दफा। ये बहुत इनको मजे का लगता है ये सवाल, यहाँ देते थे, ठीक है। ये छोटा सा सवाल है, 3 मार्क का सिर्फ ये ग्राफ, 2 मार्क की डेफिनेशन पर 3 मार्क का एक और ग्राफ, ठीक है। आई होप चीजें जो है वो क्लियर हो रही हो सबको। फिर आपको बोल रहे हैं स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो मैं नहीं लिखवा रहा क्योंकि मैं पहले से उसके बारे में बात कर चुका हूं, तो बाद में ये स्लाइड में आपके लिए भर दूंगा। अब क्या होता है, दी हॉल प्रोब को अपने रिप्लेस कर दिया है विद अ स्मॉल क्वाइल, द प्लेन ऑफ द क्वाइल इज पैरेलल टू द एंड ऑफ द सोलेनॉइड। भाई अब उन्होंने इधर जो है वो बेसिकली इधर एक क्वाइल रख दिया है। अब ये आपको कह रहे हैं स्केच द वेरिएशन विद टाइम ई ऑफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द क्वाइल when the current in the solenoid switched on and then switched off। तो जो करंट अब आपने अगर इधर सोलेनॉइड रख दिया है, ठीक है जी, तो जब इसमें करंट स्विच ऑन होगा तब इसमें ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, और जब आप इसमें करंट स्विच ऑफ करोगे यानी मतलब पूरी वेरिएशन करंट स्विच ऑन करने की एंड करंट स्विच ऑफ करने की वो क्या बनेगी, इस ईएमएफ जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। सो आई वांट यू गाइस टू थिंक अबाउट दिस एंड गिव मी द आंसर। तो अब ये क्या है, अब ये हॉल वोल्टेज वाली चीज नहीं है, ठीक है। हॉल वोल्टेज में तो हॉल प्रोब की तो कहानी अलग है। अब ये एक सोलेनॉइड है और अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, ईएमएफ इंड्यूस होने की शर्त क्या थी कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मस्ट बी चेंजिंग, ठीक है। आपका जब तक आपका करंट जीरो था मतलब तब तक आपकी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा था, तो दिस मस्ट बी जीरो, ईएमएफ मस्ट बी जीरो। जब तक आपका करंट जीरो था, जब तक कोई करंट में चेंज नहीं है, तब तक कोई इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में चेंज नहीं होगा, तब तक जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज में कोई चेंज नहीं होगा, तो तब तक तो हमारा जो ईएमएफ है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन जैसे ही मतलब उस पॉइंट पे जैसे ही करंट स्विच ऑन हो रहा है, यानी जीरो से करंट किसी वैल्यू पे इंक्रीज कर रहा है, तब करंट चेंज कर रहा है। जब करंट चेंज कर रहा है तो लाजमी तौर पे क्या होगा, बीटा भी चेंज कर रहा, बीटा कह रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी चेंज कर रही होगी, राइट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ चेंज कर रही है तो इन टर्न फाई भी चेंज कर रहा होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सिर्फ होगा जब करंट खुल रहा है, क्योंकि जब करंट एक दफा खुल चुका होगा फिर तो करंट कांस्टेंट हो गया। जब करंट कांस्टेंट हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो गई। जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कांस्टेंट हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज कांस्टेंट हो गई। तो यानी करंट के खुलने के बाद और कांस्टेंट हो जाने के बाद ये फिर से ईएमएफ जीरो हो जाएगा। यू मस्ट ऑलवेज हैव अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अगर करंट चेंज ही नहीं कर रहा, करंट जीरो था या कोई वैल्यू पे चला गया लेकिन कांस्टेंट है, तो कोई फायदा नहीं है, कुछ आपके पास इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब तक चेंज हो रहा है, हाँ, तो ये जो बीच का ग्राफ है मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बनेगा, ठीक है। एंड सिमिलरली जब करंट स्विच ऑफ हो रहा है यानी अपनी उस वैल्यू से वापस जीरो पे आ रहा है,
तब दोबारा से करंट चेंज कर रहा है, उसी उसी की फॉर दैट रीजन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल आल्सो बी चेंजिंग, एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जब चेंज कर रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी चेंज कर रहा होगा, यानी तब ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी इस पॉइंट पे भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। लेकिन फिर से देखोगे कि जब जो है वो करंट जीरो हो गया, बंद हो गया, तो फिर अगेन जो आपका जो चेंज है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। जब आपका करंट जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो गई, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज जीरो हो गया, तब तो वैसे भी ईएमएफ नहीं आने वाला। ठीक है, तो यू विल हैव 0 0 0 थ्रू आउट द ग्राफ, सिवाय इसके कि जब करंट सिर्फ बिल्कुल जब करंट चेंज कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नाउ लेट सपोज आपने जब करंट इधर स्विच ऑन किया तो देयर इज एन ईएमएफ, ऑब्वियसली वो थोड़े पॉइंट के लिए होगा, तो दिस विल लुक लाइक अ स्पाइक टू यू, एक ईएमएफ की आपको स्पाइक मिलेगी। सो यू विल इंड्यूस एन ईएमएफ समथिंग लाइक दिस, एक ईएमएफ की स्पाइक आपको यहां पे नजर आएगी, और फिर खत्म, फिर कहानी खत्म, फिर आपके पास कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा पतले उससे बना रहा हूँ क्योंकि अगर मुश्किल होगी बनाने में। सो आपकी एक स्पाइक आई और वो इस तरीके से बनेगी। अच्छा, फिर जब आप करंट स्विच ऑफ कर रहे हो तो आपकी, हमने कहा दोबारा स्पाइक बनेगी, लेकिन ये स्पाइक आप ऊपर पॉजिटिव में नहीं बनाएंगे, ये स्पाइक आपको नेगेटिव में बनानी पड़ेगी। नेगेटिव में क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि हमने क्या बात कही थी, जो इंड्यूस होती है चीज वो हमेशा अपोज करती है। ठीक है, यानी अगर आपने शुरू में ये सपोज कर लिया कि जब मैं स्विच ऑन कर रहा था तब एक पॉजिटिव ईएमएफ था, ठीक है, हमें नहीं पता पॉजिटिव या नेगेटिव है, ठीक है, ये तो आपको अंदाजा करने को कह रहे हैं, तो आप पॉजिटिव बनाओ इसमें या नेगेटिव बनाओ, वो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन गलती तब होगी जब स्विच ऑफ करने पे भी आपने उसको वैसा ही बना दिया। ठीक है, यानी मतलब जब आप स्विच ऑन कर रहे हो तब कहानी अलग है, तब आप जो चेंज कर रहे थे वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ चेंज है, और जब आप स्विच ऑफ कर रहे हो तो वो उसका बिल्कुल ऑपोजिट चेंज है। तो यानी जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो भी उसका बिल्कुल ऑपोजिट ही इंड्यूस होगा। ठीक है, एंड ये याद रखना कि ईएमएफ हमेशा इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो जो उसको चेंज जो बना रहा है वो उसको अपोज करेगा। तो जब तक तुम जीरो से एक वैल्यू पे जा रहे होते हैं तब अगर हमने कह दिया पॉजिटिव, तो तब जब तक तुम जीरो से एक वैल्यू पे जा रहे हो तब तक पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन जब तुम उस वैल्यू से वापस जीरो पे आ रहे हो तब उल्टा ईएमएफ बनेगा, बिकॉज इट नीड्स टू अपोज द चेंज प्रोड्यूसिंग इट। ठीक है, सो अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि तुम ये वाला नेगेटिव बनाते और ये वाला पॉजिटिव बनाते, ठीक है, तो वो भी सही होता। ठीक है, लेकिन बस ये मेक श्योर करना कि अगर खुलते हुए एक चीज बना रहे हो तो बंद करते हुए, क्योंकि वो उसकी ऑपोजिट चीज हो रही है, तो ईएमएफ भी उसमें ऑपोजिट ही होगा। ठीक है, तो उसका ख्याल रखेंगे। सही है जी, सबको बात समझ में आई, बात क्लियर हुई? पहला वाला सवाल पढ़े एंड टेल मी के उसका आंसर क्या होगा। अच्छा जी, सो इसका आंसर ये है कि जब आपका फॉर एग्जांपल हॉल प्रोब इस तरह से रखा हुआ है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, सो जो इसमें से यूं बनेगी, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से इसके अराउंड सर्कुलर बनेंगी, राइट। ऑब्वियसली जब हॉल प्रोब एक लाइक चिप की तरह है, इसमें देखोगे तो अभी इसमें क्या हो रहा है, इसमें अभी फील्ड लाइन और जो चिप है दैट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, और फोर्स बेसिकली व्हेन वाज द फोर्स इंड्यूस्ड, जब ये चीज परपेंडिकुलर हुआ करती थी टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो तब जो है आपके पास फोर्स इंड्यूस होगी, तब इसमें हॉल प्रोब एक हॉल वोल्टेज एक बनेगा। ठीक है, तब इधर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ करेगी। ठीक है, लेकिन जब इसको रोटेट करोगे, लाइक व्हेन यू रोटेटिंग, और तुमने उसका फेस जो है वो यूं कर दिया, उसको अपने फ्लैट फेस पे के साइड पे कर दिया, तब तो क्योंकि बिकॉज यू नीड परपेंडिकुलर, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक्ट करता है टू डू एनीथिंग। सो देयरफॉर एक मैक्सिमम पॉजिटिव आ रही है, फिर जीरो आएगी। जीरो कब आएगी? जीरो आएगी जब ये पूरा फ्लैट होके बिल्कुल यूं रखा होगा। फिर जब ये वापस अपने दूसरी साइड में घूमेगा, इस तरह से हो जाएगा, फिर मैक्सिमम नेगेटिव आएगी, फिर घूमेगा, फिर जीरो आएगी, फिर इस तरह से। तो दिस इज द रीजन फॉर दैट। ठीक है, सो लेट्स पुट दैट इन वर्ड्स। वर्ड्स में क्या लिखेंगे हम वर्ड्स में लिखेंगे कि ऑब्वियसली आपका जो VH है is maximum when the magnetic field strength, magnetic fields are perpendicular to the face, to the let's say Hall probe. As the Hall probe rotates, the angle with the magnetic field changes, और बस ये हमारा रीजन हो गया। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये, इधर एक और चीज मैं जरा बताता चलूं कि आपको पता है हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था। हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला ये था, इवन इफ यू डोंट रिमेंबर, ये आपकी डेटा बुकलेट में दिया हुआ है।
इट वॉज BI/NTQ इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, BI/NTQ। इसमें से देखो ये जो B है, ये B तो लिख दिया था मैंने उधर, लेकिन ये B उस कंडीशन के लिए था, उस डेरिवेशन के लिए था जब आपके पास क्या था, व्हेन यू हैड परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये B sin थीटा बन जाएगा, राइट, जस्ट कीप दैट इन माइंड, B sin थीटा I हो जाएगा। तो अगर sin थीटा इफ इट इज 90 डिग्री तो आपके पास मैक्सिमम हॉल वोल्टेज, लेकिन अगर 0 डिग्री है तो फिर 0 हॉल वोल्टेज, और फिर अगर जो है वो 180 हो गया तो फिर उल्टा हो जाना चाहिए, जैसे साइन का ग्राफ हमने देखा था यूं होता है, तो 0 पे, सॉरी ऐसा होता है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस होगा, तो 0 पे 0, 90 पे ये, 180 पे 0, एंड देन एट अबाउट 270 यू सपोज टू बी एट द नेगेटिव वैल्यू। तो इस तरीके से आपका हॉल वोल्टेज जो है वो चल रहा होगा, ठीक है। खैर बहरहाल दिस वाज टू एक्सप्लेन टू यू। अच्छा, अब उसके बाद ये लिखा हुआ है the maximum hall voltage is measured at different distances r. Data for VH and corresponding values of r are shown in figure 5.2. r क्या है, r ये डिस्टेंस है, ठीक है जी, जो हॉल प्रोब के सेंटर से लेके इस वायर तक का डिस्टेंस है। अच्छा, और ये हॉल वोल्टेज दिया हुआ है आपको, ये आपको बोल रहे हैं इट इज थॉट दैट VH and r are related by an expression of the form VH will equals to k upon r where k is a constant, ठीक है जी। अच्छा, आपसे क्या पूछते हैं, आपसे पूछते हैं without drawing a graph use data from figure 5.2 to suggest whether the expression is valid। तो क्या ये एक्सप्रेशन आपको वैलिड, हम ये कैसे बताएं कि ये एक्सप्रेशन वैलिड है, जस्ट यूजिंग दीज डेटा वैल्यूज, नॉट ड्रॉइंग द ग्राफ, ऐसी डेटा वैल्यूज को इस्तेमाल करते हुए हाउ डू आई यूज दिस एक्सप्रेशन एंड प्रूव कि ये जो वैल्यूज आ रही हैं इस एक्सप्रेशन के लिए वैलिड है। corresponding values in, yes, very good Shazib, you will put the VH कम हो रहा, R इंक्रीज कर रहा है, यस एमन, वो तो एक तरीका है, लेकिन हाउ डू वी नो इट्स लाइक ऐसा है, V हाउ डू वी नो इट्स VH इज ऐसा वाला रिलेशनशिप, वाई नॉट 1/r², वाई नॉट दिस स्क्वायर एंड ये कुछ, ये दोनों पे पावर 1 क्यों है। तो ये प्रूव करने के लिए जो दो वैलिड आंसर आए हैं वो यहाँ है कि आप वैल्यूज रख के देखो, इसमें यू पुट वैल्यूज इन जो है दी फॉर्मूला, अगर के की वैल्यू सेम आती है, कांस्टेंट आती है, तो फिर इसका मतलब ये कांस्टेंट है, मतलब दिस इज अ कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन और देयरफॉर दिस इक्वेशन शुड बी वैलिड। सो लेट्स पुट सम वैल्यूज ऑफ दिस इनटू हियर, तो 0.290, ठीक है जी, 0.290 विल इक्वल्स टू के, और आर क्या है आपका, आर आपका सेंटीमीटर्स में है, तो 1 × 10⁻², ठीक है। कोई मुझे वैल्यूज बताएगा, आई एम जस्ट राइटिंग दीज डाउन, ठीक है। 0.190 विल इक्वल टू के अपॉन 1.5 × 10⁻²। सो यू जस्ट गॉट टू मल्टीप्लाई दीज, ठीक है। मुझे के की वैल्यूज बताओ जो आ रही है, एंड लेट्स टेक 0.140 इक्वल्स टू 1/2, सॉरी, k over 2 × 10⁻². So what are the k की values we're getting? पहला वाला क्या आ रहा है, 2.9 × 10⁻³ थैंक यू, 2.9 × 10⁻³। दूसरा वाला 2.85 × 10⁻³ थैंक यू, और तीसरा वाला 2.8 × 10⁻³। ओके, नाउ दिस शुड बी enough for you to draw a valid conclusion, ठीक है जी। आप लोग इसकी वैलिड कंक्लूजन निकाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप चाहो 3 से ज्यादा भी ले सकते हो, 3 एटलीस्ट 3 तो करके दिखाने ही दिखाने, ठीक है। सो टेक एटलीस्ट 3 एंड डू इट। अच्छा, मैंने जब ये 3 लिए हैं तो मुझे नजर आ रहा है 2.9, 2.85, 2.8, ठीक है। सो यू सी दीज आर प्रीटी क्लोज। अब आपके ऊपर है, आपको अगर वैलिड कहना है या इनवैलिड कहना है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं होगी। अच्छा, लेकिन इधर देख लें, अगर आप लोग वैलिड बोलोगे, ठीक है, तो वैलिड हम इसलिए बोलेंगे वैलिड बिकॉज k is approximately 3 into 10 to the power minus 3 to one significant figure, ठीक है जी। we can say it's valid, नहीं वजीहा, इफ वी फाइंड द मीन एवरेज वैल्यू, तो लाइक मीन एवरेज निकालोगी तो वो तो तब आएगा जब तुम वैलिड कहोगी और फिर तुम्हें अब आगे के लिए कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। इनमें अगर हमने मीन एवरेज निकाली तो हम तो कोई वैल्यू ऑफ के ढूंढने की कोशिश करें, हमारा ये काम नहीं है। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हमने जो ये सारी जो ये वैल्यूज आ रही हैं जब इस इक्वेशन में डालो तो क्या ये लगभग जो के आता है वो तकरीबन सेम आता है। You're basically wanting to find out. We're not wanting to find out the average. Average ढूंढ लोगे तो एवरेज तो वैसे भी सबका बीच का निकाल के दे देगा, ठीक है। सो आई कैन से दैट वैलिड बिकॉज के इज 3 × 10⁻³ to 1 significant। लेकिन अगर इसको ये भी कोई कहना चाहे कि इनवैलिड है, वो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इनवैलिड का रीजन क्या होगा, बिकॉज के इज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू, या के बिकॉज के इज नॉट सेम फॉर एग्जाम्पल टू
दो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर देखोगे, ये 2.9 राउंड ऑफ होगा, लेकिन ये वाला 2.8 ही रहेगा। तो टू सिग्निफिकेंट फिगर अगर हम देखेंगे तो जो है वो के वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एटलीस्ट 3 कैलकुलेट करके और फिर ये देख लो वैलिड लिखना है तो फिर कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक देख लो, कहां तक तुम कहोगे वैलिड, और इनवैलिड तुम कहां तक कहोगे। अब इनवैलिड अगर लिखोगे तो उसका भी लिखना पड़ेगा, उसका कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ले रहा हूं तो वो जाके इनवैलिड हो जाता है। ठीक है, यू कैन राइट आइदर ऑफ द टू, दोनों नहीं लिखिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इस पे, अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन विद 1/r ऑफ VH इज प्लॉटेड। ठीक है जी, उन्होंने 1/r ऑन द एक्स एक्सिस रखा है और VH जो है वो y एक्सिस पे रख दिया है। स्टेट द फीचर्स ऑफ द ग्राफ दैट सजेस्ट दैट द एक्सप्रेशन इज वैलिड। तो अगर मैं VH का ग्राफ बनाऊं अगेंस्ट 1/r, तो क्या चीज बताएगी कि ये एक्सप्रेशन वैलिड है? अच्छा, बेसिकली देखो, VH इज इक्वल्स टू 1 K/r। ठीक है जी, सो नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शन नहीं बनेगा, दिस इज लीनियर लॉ। ठीक है, लीनियर लॉ है ये। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने VH को दे हैव पुट ऑन दी y एक्सिस फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, इक्वल्स टू, और पूरा का पूरा 1/r उठा के उन्होंने कहां रखा है, ऑन दी x एक्सिस। सो बेसिकली K इंटू 1/r। सो बेसिकली x जो है वो पूरा का पूरा 1/r है, तो फिर k क्या बन जाएगा, k बन जाएगा ग्रेडियंट। ठीक है, k बन जाएगा ग्रेडियंट, दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, उन्होंने पूरा का पूरा 1/r रखा है, नॉट r, पूरा का पूरा 1/r ऑन दी एक्स एक्सिस। ठीक है, तो तब जाके ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो व्हेन आई ड्रॉ दी VH का ग्राफ अगेंस्ट 1/r, तो ये जो है वो आपके पास क्या आएगा, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। एंड दूसरी बात, ये एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये वैलिड होगी। क्यों वैलिड होगी? क्योंकि आपके पास यहाँ पे कोई प्लस c नहीं है, प्लस 0 है। ठीक है, सो दैट मींस दिस मस्ट आल्सो बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जो फीचर है ऑफ द ग्राफ दैट शोज दैट एक्सप्रेशन इज वैलिड, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, सो प्लीज ये जरूर देख लिया करें कि वो जो है चीजों को एज इट इज प्लॉट कर रहे हैं। यानी अगर वो बोलते आर, इफ दे सेड आर, तो ये फिर रेसिप्रोकल वाला कर्व बनता, क्योंकि आप लोगों को नजर आ रहे हैं इनवर्स रिलेशनशिप है, बट दे हैव प्लॉटेड पूरा का पूरा 1/r। ठीक है, सो यू नीड टू मेक श्योर ऑफ दैट, पूरा का पूरा 1/r का डाल रहे हैं तो आपकी पूरी एक्सिस 1/r हो गई, तो फिर यू कंसिडर दैट एज वन पूरा का पूरा वेरिएबल एंड द अदर थिंग एज द अदर वेरिएबल। ठीक है, सो इधर कंफ्यूज नहीं हुईएगा। ओके, अब आ जाते हैं, द हॉल प्रोब इन ए इज नाउ रिप्लेस्ड विद अ स्मॉल कॉइल ऑफ वायर कनेक्टेड टू अ सेंसिटिव वोल्टमीटर. The coil is arranged so that its plane is normal to the magnetic field of the wire. State Faraday's law of electromagnetic induction and hence explain why the voltmeter indicates a zero reading. हॉल प्रोब को इधर से हटा के उन्होंने इसकी जगह क्या रख दिया, इसकी जगह सोलेनॉइड रख दिया। ठीक है जी, अच्छा, जब सोलेनॉइड रखा है और कुछ भी नहीं कर रहे हैं उसके साथ, तब उनको जीरो वोल्टेज मिल रहा है, हालांकि हॉल वोल्टेज मिला करता था। They used to get a reading for the hall voltage. तो ऐसा क्यों है, सोलेनॉइड कोई वोल्टेज की रीडिंग क्यों नहीं दे रहा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कांस्टेंट, वजह है ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज कांस्टेंट। ठीक है जी, तो फाई कांस्टेंट है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांस्टेंट हो भी, इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इज कांस्टेंट यू कैन स्टिल रोटेट द कॉइल एंड मूव इट एंड एवरीथिंग, तो वो ठीक है। तो एमन इज करेक्ट मोशन में नहीं है, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला है स्टेट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप फैराडे का लॉ लिख के आएंगे कि द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। ठीक है, वो पूरा लिखेंगे, मैं उधर नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूं स्टेट फैराडेज लॉ, 2 मार्क्स उसके हैं। ठीक है जी, 2 मार्क्स उसके हैं, स्टेट फैराडेज लॉ, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुका। ठीक है, वोल्टेज इज नॉट इंड्यूस्ड एज देयर इज नो चेंज इन no change in magnetic flux linkage. तो फैराडेज लॉ के 2 मार्क्स मिलेंगे और फिर इस लाइन के सिर्फ 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, अच्छा, स्टेट 3 डिफरेंट वेज इन विच एन ईएमएफ मे बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो अगर यहां पे अब कॉइल रखा हुआ है तो हाउ कैन वी इंड्यूस वोल्टेज इन द कॉइल? 3 रास्ते बताने हमें। एमन ने कहा एक रोटेशन है, ओके बिल्कुल सही। दूसरा वजीहा से ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन हम कर सकते हैं। हम्माद से ऑन एंड ऑफ, रोटेटरी, वेरी गुड, तो तीनों हमारे पास आ गए हैं। वेरी गुड, ये क्या लिखा है, वेरी करें, यस। सो व्हाट यू कैन डू, सबसे पहले तो यू कैन मूव टू एंड फ्रो। ठीक है जी, टू एंड फ्रो एक तरीके का ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो ये हो जाएगा कि कॉइल को उठा के आगे पीछे करो। ठीक है, कॉइल को आगे पीछे करो।
एक ये हो जाएगा, एक ट्रांसलेटरी मोशन ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी कोई लिखे तो गलत बात नहीं है, मूव टू एंड फ्रो स्लैश अप एंड डाउन, ठीक है जी। तो दोनों ट्रांसलेटरी मोशंस हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या है, दूसरा क्या है, रोटेट द कॉइल। एंड तीसरा ये है तीसरा, अच्छा तीसरा जो मैंने डिस्कशन की थी, मैंने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को आपको बेसिकली वेरी करना होगा, ठीक है। सो नाउ दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर। इसमें से करंट जब भेजते हैं तो यू रिमेंबर इसका जो बी था दैट वाज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है जी। सो बेसिकली यू कैन वेरी द आई ओवर हियर एंड गेट डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ्स, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज भी चेंज होगी। सो यू कैन से वेरी द करंट, आप ये बोल सकते हो, यू कैन वेरी द करंट, ठीक है जी। आप ये बोल सकते हो स्विच करंट ऑन एंड ऑफ। और एक बड़ा अच्छा टाइप ऑफ करंट था जो अपने ओन पे खुद वेरी करता था, वो क्या था, जो अभी हमने थोड़े दिनों पहले पढ़ा था। सो दैट वाज अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। सो यू कैन आल्सो यूज एन अल्टरनेटिंग करंट। तो आप एक अल्टरनेटिंग सप्लाई भी अगर इसमें जोड़ दोगे तो वो भी आपको करंट वेरी करके दे देगा, ठीक है जी। सो दीज आर ऑल द तरीके। थैंक यू, वेरी गुड।